फ्रेंड्स, मैं नीरज पांडे। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नीरज विद जीएस। मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूं। आज मैं चर्चा करने वाला हूं मित्रों, उत्तर प्रदेश के ओजस्वी भूतपूर्व प्रधानमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी की उनके विकास कार्यों की चर्चा करूंगा, क्योंकि मैं उनके बारे में चर्चा कर चुका हूं। उस पर लोगों का बहुत सारा प्यार मिला। बहुत सारे लोगों द्वारा मुझे जो भी उनको लगा बोलना चाहिए, लिखना चाहिए, उन्होंने लिखा। तो मुझे लगा कि ये दूसरी सीरीज भी उनके सम्मुख प्रस्तुत करनी चाहिए, जिससे कि उनको उनके बारे में और कुछ ज़्यादा जानकारी मिले। मैं आज चर्चा करने वाला हूँ मित्रों उनके विकास कार्यों पर। उनकी रुचि कार्यशैली कैसी थी। जैसा आप सभी जानते हैं कि 2007 से 2012 तक उत्तर प्रदेश में बसपा सरकार थी, और उसके बाद क्या होती है, समाजवादी सरकार पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाती है। और वह पूरा नेतृत्व करने वाले, उस समय 2012 में सरकार बनाने वाले और कह सकते हैं समाजवादी पार्टी का नेतृत्व करता कौन थे, माननीय अखिलेश यादव जी। और वो अपने बलबूते क्या है, उस पार्टी को पूर्ण बहुमत में लेके आए थे। और यही वजह था कि पार्टी दो धड़ों में बटी, और कुछ लोग चाहते थे नेताजी मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने, तो ज़्यादातर युवा वर्ग क्या चाहता था कि वो उनके माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी बने। और वही हुआ कि बाद में नेताजी भी सपोर्ट करते हैं कि ठीक है यही बने, और अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनते हैं। और वह आप सभी जानते हैं कि उनकी जो दूरदर्शिता है, कुछ कुछ जगहों पे बहुत अलग वो दिखते हैं। उनका जो सोच है वह प्रदेश की जनता के लिए बहुत अलग है। मित्रों, मैं चर्चा करता हूं कि जैसे ही वो सरकार में आते हैं, सरकार में आते ही उनका एक ये था कि महिलाओं के, देखिए क्या होता है, वही व्यक्ति दुख दर्द को समझ सकता है जो लोगों को नज़दीक से देखा हो। सिर्फ किताबों में पढ़ने वाला व्यक्ति जो हो, वह किसी को दुख दर्द को नहीं समझ सकता। वही समझ सकता है जो लोगों को नज़दीक रहता हो। तो इन्होंने अपने पिछले लोकसभा कार्यकाल में लोगों के बीच उठना बैठना, लोगों से मिलना जुलना, उस समय इन्होंने फेस किया कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़रूरी अगर कार्यक्रम है तो महिलाओं की सुरक्षा सबसे अहम मुद्दा है। और उन्होंने किया क्या कि 1090 एक डायल नंबर शुरू करते हैं, महिला शक्ति लाइन प्रारंभ करते हैं 2012 में ही, जिससे महिलाएं कहीं भी रहें, किसी भी जंगल में रहें, किसी भी क्षेत्र में रहें, कहीं भी रहें, कैसे भी बदतर गाँव में भी रहें, जहाँ की लाइट बिजली व्यवस्था और सड़कों की व्यवस्था नहीं है, वहाँ भी वो अगर डायल 1090 करती हैं तो तुरंत वह क्या होगी, पुलिस मुख्यालय में जाएगी और महिलाओं की सुरक्षा होगी। यह मुख्य रूप से बनाया गया था यौन उत्पीड़न के लिए। जो जहां देखते थे वहीं पे ये सारी बातें होती थी और लोग चमकाते धमकाते रहते थे, तो महिलाओं पर हिंसात्मक प्रयोग न हो, इसके लिए क्या किया गया था, ये एक लाइन प्रारंभ की गई, जिससे क्या है कि महिलाओं में शक्ति आई और महिलाओं के लिए एक कह सकते हैं कि ये सशक्तिकरण का कार्य किया। उसके बाद मित्रों अगर हम दूसरी बात करें तो सभी के लिए, महिला पुरुष सब के लिए, कहीं किसी के लिए अगर कोई दिक्कत होती है तो इनके द्वारा डायल 100 प्रारंभ किया गया था। ये भी बहुत ही कह सकते हैं कि ये प्रदेश के लिए ज़रूरी और जनता के लिए भी ज़रूरी कार्यक्रम था, जो कि आप कहीं भी बैठे रहें और चाहें तो डायल 100 डायल करके पुलिस कर्मियों को बुला सकते हो, उनकी मदद ले सकते हैं जब चाहे जिस परिस्थिति में आप रहें। मित्रों इससे क्या हुआ, और पुलिस आधुनिक भी किया गया। पुलिसों का क्या किया गया कि उनके असलहों में परिवर्तन किया गया, उनको बढ़िया बढ़िया गाड़ियां दी गई कि वो कहीं भी किसी जगह ऑन द स्पॉट फोन करने पे 10 से 15 मिनट के बीच पहुंच जाएं। ये इससे क्या हुआ मित्रों, जो फरियादी रहता था थाने पर जाता, चौकी पर जाता था, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हुआ करती थी। लेकिन डायल 100 एक ऐसी व्यवस्था हो गई कि उनको सुनना उनकी मजबूरी हो गई, वहां उनको जाना पड़ेगा। अगर वो व्यक्ति फरियादी 2 से 3 बार कॉल करता है तो पुलिसकर्मी पे उसकी नौकरी का भी संकट हो सकता है। इसलिए उनको क्या लगता है कि मैं जाऊंगा और वहां निर्णय करके आऊंगा, वहां सॉल्यूशन निकाल के आऊंगा, सिर्फ जाकर के लौट के नहीं आऊंगा। ये व्यवस्था इनकी है, चूंकि ये कंट्रोल रूम से जुड़ा हुआ सिस्टम है। तो ऐसे मित्रों क्या है कि इनकी जो दूरदर्शिता है वह प्रदर्शित होती। उसके बाद इनको लगा कि जैसे लखनऊ
ये प्रदेश की राजधानी है। इसमें क्या है कि लोगों को टेम्पो टैक्सी से तो जाना ही जाना है, ऐसी व्यवस्था कर दी जाए कि और चीज़ें हो जाए। जैसे यहाँ पर मेट्रो ट्रेन की व्यवस्था करनी, तो लखनऊ मेट्रो की व्यवस्था करते हैं और जून 2013 में इसको मंजूरी देते हैं। लेकिन ये बहुत स्पीड के साथ क्या होता है, कार्य होता है, और 2014 से 2016 के मध्य 17 के मध्य क्या हो जाता है, 8.5 किलोमीटर, लगभग 8.3 किलोमीटर समथिंग, ये इतने लंबा क्या है ट्रांसपोर्ट नगर से, और ये दूरी क्या करते हैं, 4 बाग की दूरी तय करते हैं और इसको बना के तैयार कर देते हैं, जिससे क्या है लखनऊ में रहने वाले लोगों के लिए एक सुविधा हो गई। तो मित्रों इस प्रकार से इनके कार्य हैं। उसके बाद आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे को बनाने की इनकी सोच, उसको बनाते हैं, उससे दूरी भी घटती है और उसको 6 लेन बना देते हैं, उसको चाहे तो विस्तारित कर सकते हैं और आगे तक। तो इससे क्या है कि लोगों की दूरी भी घटी और जो एक व्यवस्था थी कि सकरी रास्ते थे उसको क्या किया गया, विस्तार में किया गया, तो आराम से आदमी जा सकते हैं और आ सकते हैं। तो ये इनके क्या है, और ये कह सकते हैं बहुत बड़ा प्रोजेक्ट इनका था और ये भी निश्चित तिथि में तैयार हो गया। सबसे बड़ी बात ये थी कि इनका कार्य जो भी प्रारंभ होता था वो सब समय के अंतर्गत संतुलित समय में क्या होता था, पूर्ण होता था। ये इनकी सुशासित गाइडलाइन को दर्शाता है, इनके शासन को दर्शाता है। या जैसे इनको लगा कि पावर प्लांट भी बनाने चाहिए, तो पावर सेक्टर का भी विकास किया इन्होंने। 33,000 मेगावाट की पावर सेक्टर को 3 जगहों पे डिवाइड करके बनाने की मतलब पूर्ण कोशिश की, वो भी बनाई। उसके बाद जैसे मित्रों आप सभी जानते हैं कि सामान्य किसानों के लिए या डेयरी फार्म बनाना, जैसे कि इन्होंने कहीं 100 मवेशी, कहीं 50 मवेशी, कहीं 20 मवेशी मिला करके कामधेनु योजना प्रारंभ की, जिसमें 2000 से ज़्यादा डेयरियों का फर्म का प्रारंभ किया गया। इसमें क्या है कि मान लीजिए कि अगर डेयरी आपके समीप कहीं बनी हुई है, तो आपके पास एक ही भैंस है, एक ही गाय है, तो आप उसका 2-4 लीटर जो भी दूध होता है उस डेयरी पे पहुंचा सकते हैं और आप वाजिब मुनाफा कमा सकते हैं, जो आपको ज़रूरत है। नित्य प्रतिदिन की आपकी व्यवस्था बन जाएगी। लेकिन ये व्यवस्था नहीं थी तो आप अब ये ऐसा तो नहीं है कि अपने गांव से शहर 50 किलोमीटर दूर है तो 5 लीटर दूध लेके वहां जाएंगे, ये व्यवस्था तो आप नहीं कर सकते थे। लेकिन अगर 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर में आपकी डेयरी बन रही है, फर्म बना हुआ है, तो वहां पे आप 5 लीटर दूध लेके जा सकते हैं। अगर 70 रुपए में है तो 535 350 रुपए आपको पर डे मिल रहे हैं। तो आपके जो नित्य प्रति के खर्चे हैं या मवेशियों के जो खर्चे हैं खिलाने पिलाने के, वो आपके निकले आ रहे हैं। तो इस प्रकार से मुझे लगता है मित्रों कि ये किसानों के प्रति, और आपने ये भी देखा कि छात्रों के लिए साइकिल की व्यवस्था, छात्राओं के लिए, उसके बाद उनको जो आगे पढ़ लिख कर गए उनको लैपटॉप की व्यवस्था। तो मुझे ये लगता है कि जो अखिलेश सरकार थी वो किसानों की हित ऐसी थी, वो छात्रों की हित ऐसी थी, वो कह सकते हैं कि आम जनमानस की भी हित ऐसी थी। क्योंकि जैसे ये डायल 1090 है, यह प्रत्येक महिलाओं की सुरक्षा को मुहैया कराएगी। तो ये सभी के लिए, ऐसा नहीं किसी एक व्यक्ति के लिए बना। दूसरी बात, लखनऊ एक्सप्रेस जो बना ये सभी के लिए है, लखनऊ मेट्रो बना ये सभी के लिए है। इनके द्वारा लोहिया आवास योजना का शुभारंभ किया गया, जिसमें क्या होता था कि एक रूम, एक बेडरूम, एक किचन, लैट्रिन, बाथरूम, इतना व्यवस्था किया जाता था। तो ये योजना मान लेते हैं कि चूंकि इतना पूरे गांव में हर एक व्यक्ति को नहीं मिलेगा, ये निश्चित मिलती थी। लेकिन सड़क, पानी व्यवस्था ये तो सारी सबको मिलेंगी, डायल 100 मिलेगी। और सबसे बड़ी व्यवस्था मित्रों, इनको मैं मतलब इसके लिए तो मैं बहुत इनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। जो व्यवस्था थी समाजवादी स्वास्थ्य सेवा, जो कि एम्बुलेंस, फ्री एम्बुलेंस व्यवस्था थी इनकी, कि मतलब ऐसा होता था, जैसे मैं जहाँ से आता हूँ मित्रों, वो गाँव से आता हूँ, और मेरे गाँव के आसपास देखा जाए तो कुछ सालों पहले तक सामान्य अगर आप देखें तो 6 बजे रात के बाद से कोई वाहन नहीं मिलते हैं। अगर आपके पास पर्सनल वाहन नहीं है तो आप स्वास्थ्य सेंटर पर नहीं पहुंच सकते हैं। ये स्थिति आज भी है। आज भी अगर 7-8 बज जाता है, उसके बाद रात्रि में सुबह 7-8 बजे तक कोई गाड़ी, वाहन नहीं मिलते हैं अगर आपके पास व्यवस्था नहीं हो। और मेरे से थोड़ा और दूर अगर एमपी टच में चले तो वहाँ मित्रों यही स्थिति वहाँ भी है। वहाँ तो और पहले नहीं मिलते हैं। बहुत ऐसे गाँव हैं जहाँ पर ढंग के रोड नहीं है और वहाँ पर गाड़ी घोड़ा लोग रखते भी नहीं है और वहाँ जाना भी नहीं पसंद करते हैं। तो ऐसे जगहों पर मित्रों
क्या है कि अगर मान लीजिए कभी कोई इमरजेंसी हो जाती, कभी कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कभी कोई किसी महिला को डिलीवरी की प्रॉब्लम है, तो उनके पास, और ख़ासतौर से गरीब परिवारों में इतना अफोर्डेबल लोग नहीं थे कि जो इतना पैसा खर्च कर सकें और स्वास्थ्य सेंटर तक पहुंचा सकें। इससे क्या होता था कि प्रसूति महिला उसी समय, प्रसूति के समय ही वो अपने दम को तोड़ देती थी और बच्चा भी, जच्चा बच्चा दोनों की जान खतरे में होती थी मित्रों। लेकिन इनकी इस व्यवस्था से क्या है कि जैसे ही आप फ़ोन करते हैं 10 से 15 मिनटों में क्या होता है, आपके घर पे गाड़ी पहुंच जाती है और आप उस गाड़ी के माध्यम से नज़दीकी स्वास्थ्य सेंटर पर पहुंचाए जाते हैं। अगर वहाँ इलाज नहीं होता तो उसी गाड़ी के माध्यम से, मतलब उसी गाड़ी के माध्यम से, वो नहीं तो दूसरी एम्बुलेंस के माध्यम से आपको शहर तक फ्री में पहुंचाया जाता है। ये व्यवस्था मुझे मित्रों ऐसी प्रभावित करती है, मुझे लगता है कि इन्होंने कभी किसी ऐसी महिला या कभी किसी ऐसे बच्चे को देखा होगा कि जिसको तड़पते हुए देखा होगा और समझा होगा कि इनके लिए किसी ऐसी व्यवस्था को लॉन्च किया जाए जो ये सभी लोग उसका उपयोग कर सकें। क्योंकि अमीर लोग तो हर जगह व्यवस्था अपनी कर सकते हैं, लेकिन गरीबों के लिए क्या है, तो गरीबों के लिए तो सरकार होती है और सरकार ने वो कर दिखाया। अखिलेश सरकार ने ऐसा किया मित्रों कि वो गरीबों के घर घर पहुंचने का काम किया है। जब भी ज़रूरत पड़ती है 102 108 फ़ोन करिए, तुरंत आपके घर पे एम्बुलेंस 10 से 15 मिनट के बीच पहुंच रही मित्रों। मैं भी ऐसा इसका लाभ लिया हूं पर्सनली, अपने लिए भी, गाँव वालों के लिए भी। एक बार मैं रास्ते में जा रहा था, वहाँ एक एक्सीडेंट देखा, वहाँ पर फ़ोन किया तो 10 मिनट रुकना पड़ा मुझे और देखा कि एम्बुलेंस आ गई और फ़ोन मैं किया था। चूँकि वो बॉर्डर था 2 थानों का, तो वहाँ देखते हैं कि 2-2 एम्बुलेंस एक साथ आती हैं 10 मिनट के अंदर। तो मित्रों ये व्यवस्थाएं हैं कि, और पुलिस वाला भी आ गया था, डायल 100 वाले भी आ गए थे उनको देख रेख के लिए, और पहले वो आए थे। तो ये व्यवस्थाएं जो हैं, तो ऐसा लगता है कि ये जो जनता है प्रदेश की उसके लिए समर्पित है, उनके कार्यों के लिए समर्पित है और उनके मतलब दुख दर्द को समझने वाले नेता हैं, युवा नेता हैं मित्रों। तो मैं मानता हूँ कि अखिलेश यादव में जो क्वालिटी है ना, वो बेहतरीन क्वालिटी है। ये एक सुयोग्य नेता की क्वालिटी इनमें दिखती है मित्रों। इनके विकास कार्य बता रहे हैं, मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं किसी का प्रशंसक या किसी का विरोधक नहीं हूँ। मैं जो मुझे लगता है वही मैं बोलता हूँ। चूँकि मैं हर पार्टियों के नेताओं पे वीडियो बनाता हूँ, तो इसलिए मैं ये नहीं कह सकता मैं किसका समर्थक या किसका विरोधक हूँ। जो मुझे दिखा वो मैं बोलता हूँ। हाँ, ये है कि कभी उनकी अच्छाइयों पे तो कभी उनकी बुराइयों पे ये लगातार सीरीज आती रहेगी मित्रों। यदि ये सीरीज आपको अच्छी लगी हो तो आप फिर से इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और पिछली वीडियो जैसा प्यार दीजिएगा। फिर हम किसी नई वीडियो के साथ आपसे मिलने आएंगे। तब तक के लिए सभी मित्रों को जय हिंद, जय भारत, जय उत्तर प्रदेश।